डाउट्स डिस्कशन। ओके यस, डाउट्स पूछ लो भैया। आज जो मैंने होमवर्क दे रखा है पुराना, उसके डाउट्स पूछ लो बेटे, ए बी सी सेक्शन से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डाउट्स आप ए बी सी सेक्शन से पूछ लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B8। अच्छा देखो, ऐसा लेट अस डू इट दिस वे। मैं तुमसे पूछता जाता हूँ, तुमको किस किस में डाउट है तुम बताते जाओ। हाँ, या लेट मी डू दिस। सब लोग अपना अपना डाउट्स यहाँ पे लिखते जाओ। तो दो है, एक तो मेंस का है और एक नॉर्मल हमारा एडवांस का। तो एडवांस में मेन शीट में आया है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B6। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B8 में डाउट है लोगों को। C10 में डाउट, C9 में डाउट, पार्ट 2 का B15, C3, C8, C9 मैंने लिख दिया है। पार्ट 1 का B6 में भी डाउट है, पार्ट 2 का B10 में भी डाउट है, C7 में डाउट है, 7 में डाउट है, पार्ट 2 का C4 में डाउट है, पार्ट 1 का C1 में डाउट, पार्ट 2 का B2 में डाउट। ओके ठीक है बेटे, तो ये मैं एक एक करके तुमको बताता हूँ। पहले अपन एडवांस वाला देख लेते हैं। पार्ट 2 का B13 में डाउट है, मेन शीट का पार्ट 2 का C2 में डाउट है, पार्ट 1 का A5 में भी डाउट है किसी को, मेंस का पार्ट 2 का C2। ठीक है, ठीक है, पहले अभी इतना लिख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं एडवांस वाले की बात कर लेता हूँ, है ना, एक एक करके दोनों, किसी को ही बताना है पहले, कोई बता देता है। तो A5 किसी ने पूछा था भाई। बेटे A5 में क्या है, ये दोनों जो टुकड़े हैं वो एक ही मिरर का पार्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दे आर पार्ट ऑफ द सेम मिरर। Why? Because both of them lie on a straight line x equal to 2, है ना। 2,0 ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट 2,2 है, उसके बाद 2,3 है और 2,4। तो x इक्वल टू 2 है सबका कोऑर्डिनेट, तो पूरा का पूरा एक ही
मिरर का पार्ट है, लेकिन बीच का हिस्सा हमने हटा दिया। और ओरिजिन पर एक ऑब्जेक्ट लाई करता है 0,0 पर। अब देखो ये मिरर से कितना दूरी पर है, 2 यूनिट की दूरी पर है, तो इसकी इमेज भी 2 यूनिट की दूरी पर मिल जाएगी। तो इमेज का कोऑर्डिनेट 4,0 आ जाएगा। अब ये हमको बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,1.25, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमको पूछ रहे हैं कि ये जो ओपी रे जो बनेगी, ये इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि क्या ये इमेज इन दोनों में से किसी टुकड़े पर इंसिडेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मिरर के किसी टुकड़े पर। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन पता कर लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.25x के बराबर y की वैल्यू। अब x को 2 रख दो आप, क्योंकि जब ये लाइन चलते चलते आगे, रे चलते चलते आगे पहुंचेगी, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा इसका। तो x को 2 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2.5 के बराबर है। x को 2 रख दिया तो y कितना आ गया, 2.5 के बराबर। और 2.5 पे तो मिरर का कोई टुकड़ा है नहीं, 2,2.5 पॉइंट पे देयर इज नो मिरर। तो इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इमेज फॉर्मेशन। हाँ, ये भी मैं समझाऊंगा। बेटे अगला और क्या डाउट था। B6, पार्ट 1 का B6 एंड B8। तो पार्ट 1 का B6 देख लेते हैं। पार्ट 1 का B6 में क्या बोल रहे हैं, a point object is placed on the principal axis at a distance 60 centimeter in front of a concave mirror of focal length 40 centimeter। 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉनकेव मिरर है, और 60 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। If the object is moved with velocity 10 centimeter along the principal axis, find the velocity of image। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करवाया तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा इसका क्या फॉर्मूला होता है, dv बाई dt इज माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स du बाई dt। p की वैल्यू कैसे पता लगाएं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस u को कितना रखते हैं, -60 इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा -40। तो 1/v की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 1/60 माइनस 1/40, 120 आ गया। 2 माइनस 3 कर दें तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, -120 सेंटीमीटर। तो dv बाई dt को क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर, du बाई dt की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रख दो। ये 2 का स्क्वायर है 4, तो -40 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, इसका ही अगला पार्ट है, उसमें क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने लग जाए, इस प्रकार से जाने लग जाए, तो कैसे पता करते हैं, हम लिख देते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो d बाई डी टी ऑफ m इंटू वाई को ऐसा आ जाए।
तो इसको लिख सकते हैं एम डी वाई ओ बाई डी टी प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डी एम बाई. Now at this instant, because the object is still at the principal axis, this second term will become 0. तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास मैग्निफिकेशन इंटू डी वाई ओ बाई डी टी आ जाएगा. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज माइनस बी बाई यू एंड डी वाई ओ बाई डी टी इज जो इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी. बी को रखते हैं -120 और यू को रखते हैं कितना, -60. तो ये आ जाए मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऐसी ये वैल्यू. ठीक है. उसके बाद हमारा क्या था, B8 पार्ट 1 में B8. तो देखो बेटे ये क्या है, दो स्फेरिकल मिरर्स हैं. एक कॉन्वेक्स मिरर है, लेफ्ट वाला कॉन्वेक्स है और राइट में उसके एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ. ये इस तरह से दो मिरर्स हमें दिए गए. अब क्या है, दोनों की फोकल लेंथ 36 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर हमें दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है सर. The separation between the mirrors is 1 मीटर. मिरर के बीच का दूरी 1 मीटर दिया हुआ है. At what distance from the concave mirror should an object be placed so that its image formed by the concave and convex mirror independently are identical in size? कहाँ से दूरी पता लगानी है भाई हमें, डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर से मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने रख दिया. तो ये डिस्टेंस 100 माइनस x आ जाएगी, है ना, 100 माइनस x. अब ये बोल रहे हैं कि इमेजेस फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली आर आइडेंटिकल इन साइज. देखो, this is a real object for both the mirrors and convex mirror always forms a diminished image. Convex mirror always forms a virtual diminished image of a real object. Diminished मतलब इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो. इसका मतलब अच्छा, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी और वो इरेक्ट भी रियल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बनाती है. तो उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी एक से तो छोटा होगा लेकिन 0 से तो बड़ा होगा. ऐसा किसके लिए होगा बेटे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना. और मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, f अपॉन f माइनस यू. ऐसा मैग्निफिकेशन अपन लिख सकते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, देखो उसका f है 36 डिवाइडेड बाय 36 माइनस यू. उसके लिए u की क्या वैल्यू रखूंगा, माइनस ऑफ 100 माइनस x. तो ये आ जाएगा 36 अपॉन माइनस ऑफ माइनस प्लस आ जाएगा तो 136 माइनस x ऐसा. ठीक है. दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. अब देखो
दैट मीन्स the image formed by convex mirror must also be diminished image formed by the concave mirror जो होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए बेटे, वो भी डिमिनिश्ड होना चाहिए। अब डिमिनिश्ड होना चाहिए इसका मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर जब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है तब वो हमेशा एनलार्ज बनाता है, तो वैसी वाली इमेज कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनाई गई इमेज के हाइट के बराबर की नहीं हो सकती। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनानी पड़ेगी। वो पॉसिबल है जब ये कैसे बनाए, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट बनाए, तभी वो डिमिनिश्ड टाइप की बना सकता है। ठीक है, तो उस केस में इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा बेटे, और वो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो इसका एफ -36 होता है डिवाइडेड बाई -36 माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो वो आ जाएगा -36 अपॉन एक्स -36। अब ये श्योरली ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो 36 अपॉन एक्स -36 आएगा। वो 36 अपॉन एक्स -36 आएगा। इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो क्या कर दो, ये तो पॉजिटिव है ही सही ये वाला मैग्निफिकेशन, तो 36 अपॉन 136 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 अपॉन एक्स -36, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x -36 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 136 माइनस एक्स, या 2x की वैल्यू क्या आ गई, 172, या x कितना आ गया, दैट मीन्स x आ गया 86 सेंटीमीटर, ऐसा x आ गया कितना, 86 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई बच्चों? Why did we take mod m? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें समझाया क्या होगा, कॉनकेव मिरर को डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए रियल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, और रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड होगी इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा था, हम दोनों के मैग्निफिकेशन को इक्वेट करना चाहते हैं, तो जो नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, तो मॉड लिया है। ठीक है, देखो अगर आप ये सब ना सोच करके डायरेक्टली ऐसा भी कर देते कि मॉड m1 इक्वल टू मॉड m2, इसके दो केस आपको बनाने पड़ते, एक आप बनाते m1 इक्वल टू m2 और दूसरा बनाते m1 इक्वल टू -m2, यहाँ से आपके पास नो सॉल्यूशन आ जाता, x की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं, और m1 इक्वल टू -m2 करते तो x की वैल्यू 86 आ जाती। ये एक और तरीका था इसको करने का, जहां पर क्या है, पहले से ये सारी पॉसिबिलिटी के बारे में हम ना सोचें, सीधे दोनों का मैग्निफिकेशन निकालें और साइज ऑफ इमेज बराबर होनी चाहिए, इसके लिए क्या कर दें, मॉड m1 इक्वल टू मॉड m2। उसके दो केसेस बनेंगे, m1 इक्वल टू m2 या m1 इक्वल टू -m2। m1 इक्वल टू m2 से अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, बट देन अगेन हमारी जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग है, उससे मैंने क्या किया, इस वाली पॉसिबिलिटी को पहले ही हटा दिया, मुझे पता ही था कि इसका कोई सोल्यूशन आने वाला ही
नहीं, तो इसलिए सीधे मैंने m1 इक्वल टू माइनस m2 वाला ही केस कंसिडर किया। ठीक है, देखो बच्चों और क्या डाउट्स थे आपके? B6 हो गया है, B8 हो गया है, अब C1 C7 C9 C10 ये बचते हैं। तो देखो क्या है बेटे, C1 क्या है, C1 में हमें दिया हुआ है लाइट रे इज इंसिडेंट at an angle 60 degree with the surface of a clean slab of ice of thickness कितना बेटे, 1 मीटर। अच्छा देखो बेटे, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें दी हुई है ना, जो एंगल दिया हुआ है वो सरफेस के साथ एंगल दिया, जो एंगल हमें दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है, सरफेस के साथ। 60 डिग्री एंगल पर रे इंसिडेंट, रेज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, और ये बोल रहे हैं कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाती है, 15 डिग्री एंगल पर रे रिफ्रैक्ट हो जाती है। अच्छा ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला होगा आई, तो दिस विल कम आउट टू बी 30 डिग्री। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय लाइट रे टू क्रॉस द स्लैब, स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें दो बातें पता करनी होगी, एक तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होगा, वो स्नेल्स लॉ से पता कर लेंगे, और एक ये डिस्टेंस ए बी पता करनी होगी जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगा करके अप्लाई करके कर लेंगे। कैसे, जैसे लुक एट ट्राइंगल एबीसी, तो cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आती है बेटे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू आ गई, 1/cos 15 डिग्री, ये ए बी इतना आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्नेल्स लॉ लगा दें, 1 × sin 30 डिग्री इज इक्वल टू n × sin 15 डिग्री, तो इसका मतलब n की क्या वैल्यू आ जाएगी, sin 30 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 × sin 15 डिग्री, ये n की इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस दैट इज 1/cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1/2 sin 15 डिग्री। तो ये जो पूरा का पूरा आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 1/3 × 10⁸ इंटू 1/cos 15 इंटू 1/2 sin 15 ऐसा। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये 2 sin θ cos θ लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो कितना, sin 2θ, और ये कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। इस तरह से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद डाउट था C7 क्वेश्चन में, व्हाट इज C7, find the apparent depth of the object seen by observer A in the figure। देखो apparent depth का मतलब क्या होता है भाई, कि जो फाइनल सरफेस है वहां से हमको इमेज का डिस्टेंस पता करना है। So there are two ways to solve this problem।
हाँ, एक बात और ध्यान दो कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन, राइट, यहाँ पर है। ये 2.5 है, इधर 1.5 है, नीचे 2 दिया हुआ है। ये बीच का थिकनेस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ऊपर वाला है 25 सेंटीमीटर। और ये हमको दिया हुआ है कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट। अब देखो, देर आर टू वेज टू गो अबाउट दिस। पहला तरीका तो क्या है, आप शिफ्ट वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, T1 - 1/2.5 प्लस T2 × 1 - 1/1.5 बाई 1 ही आएगा सब जगह, क्योंकि फाइनली तो रे को जाना है किधर, एयर में ही जाना है। तो फाइनल वाला ही लेते हैं हमेशा। तो 15 सेंटीमीटर, इसको 5/2 लिख सकते हो, तो ये 2/5 हो जाएगा। 1 - 2/5 विल बिकम 3/5। और ये क्या लिखा हुआ है, 3/2, तो 1 - 2/3 ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे, 9 + 25/3 यानी 52/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस से कितना दूरी पे था, 40 सेंटीमीटर पे था। तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, 40 - 52/3, मतलब 120 - 52/3। 120 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 में से 20 गया तो 100, और 32 और चला गया तो कितना आएगा, 68/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली वी कुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर apparent depth। वो हम कैसे लिखते हैं, D1/N1/NS प्लस D2/N2/NS। ऐसा डायरेक्टली लिख सकते थे। D1 को क्या लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 2.5/1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 1.5/1। तो ये हो जाता 15 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3/, ये इतनी वैल्यू है। तो 6 ये आया, और ये आ गया कितना बेटे, 50/3। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 68/, है ना। ये मेथड, दिस इज मेथड। ओके, C3 C4 भी था, ठीक है। C3 C4 C5 भी था। अच्छा देखो, टाइम टाइम के लिए बेटा, टाइम के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, टाइम के लिए फॉर्मूला यूज किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस तो बेसिकली ए बी था। ए बी की वैल्यू यहाँ से ला करके पुट कर दिया मैंने, 1/cos। और स्पीड को मैंने लिखा C/N, राइट। तो C इतना था, दिस इज C एंड दिस इज N। एक बच्चा पूछ रहा सर वो स्पीड कैसे निकाला, वो बताओ। तो उसके लिए मैं इस स्लाइड पे आया। हाँ,
C3 C4 भी डाउट है किसी बच्चे को, तो C3 भी देख लो कि क्या है। C3 के बारे में हमको दिया हुआ है भाई कि व्हाट विल बी डेप्थ फेल्ट बाय द ऑब्जर्वर। तो बेटे इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, d डैश इक्वल टू d बाई एन आई बाई एन आर। डी को कितना रख देना है 40 सेंटीमीटर, और रे जाएंगी वाटर से एयर में, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो आंसर सीधे सीधे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। इस केस में बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बेस ऑफ द वेसल इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेस की इमेज सरफेस से 30 सेंटीमीटर पे दिखाई। ऑब्जर्वर जब देखेगा तो उसको लगेगा कि भैया सरफेस से 30 सेंटीमीटर नीचे जाते ही बेस आ जाता है, तो एपरेंट डेप्थ उसको 30 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। C4 भी डाउट था, देखो C4 क्या है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में ही किया था। यहाँ पर जो इंसिडेंट रेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई लग रही हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाए, तो कंसेप्ट फिर से यूज करें, d डैश इक्वल टू d बाई एन आई बाई एन आर। डी कितना है बेटे 10 सेंटीमीटर, और इंसिडेंट 1 में हो रहा है, रिफ्रैक्ट होकर के जा रहा है 5/2 में, तो 10 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा कितना बेटे 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, है ना। तो इमेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस, मतलब रिफ्रैक्टेड रेस जा करके 25 सेंटीमीटर पर मिलेंगे। C7 तो मैंने बता ही दिया। और इसके बाद क्या डाउट है भाई, C8 वगैरह में भी कोई डाउट है? C9 में डाउट। देखो C9 क्या है, हमें दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, ठीक है। और हाइट जो है वो 3√3 सेंटीमीटर, हाइट इज 3√3 सेंटीमीटर, and it is completely filled with water. Consider the ray leaving the vessel through a corner. Suppose this ray and the ray along the axis of the vessel are, देखो क्या है, used to trace the image, find the apparent depth of the image. तो देखो बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बेस ऑफ द वेसल है, इससे दो रे निकल रही, कौन कौन सी, एक तो एक्सिस के अलोंग ये वाली रे, ये रे तो सीधा पास हो जाएगी, और दूसरी जो कॉर्नर से निकल रही है, तो ये रे इंसिडेंट तो होगी कुछ इस तरीके से, राइट, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रेज को एक्सटेंड करना है मुझे, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, इधर ऑब्जेक्ट। अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है आई, तो tan आई को क्या लिखेंगे,
3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3√3 सेंटीमीटर, तो tan I की वैल्यू आएगी 1/√3, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा बेटे, 30 डिग्री के बराबर का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। अब इस रे का रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल R है तो ये वाला पूरा एंगल भी R बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा ये भी R बनेगा। हम स्नेल्स लॉ लगाएं, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का √3 दिया हुआ है, तो लिख देंगे √3 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, दैट इज √3 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। तो साइन आर बराबर आ गया √3/2 के, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 60 डिग्रीज आर कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री बन गया। अब हम इस वाले ट्राइंगल में देख लें, कौन से ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल, लुक एट दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की अगर आप बात करोगे तो tan r की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस, यही तो है अपरेंट डेप्थ जो हमें पता करनी, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय d डैश, तो यानी d डैश की वैल्यू √3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। d डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, √3 सेंटीमीटर के बराबर ये वैल्यू। ठीक है भाई, है ना। इन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आप एक तो ये वाली रे लो और एक जो कॉर्नर से निकल रही है ये रे लो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगा लो कहाँ पे आ रहा है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने स्नेल्स लॉ और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से उसको पता लगा लिया। ठीक है, अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। C12 बीटा, C12 क्या है बच्चों, C12 में हमको दिया हुआ है कि ABC is a right angled prism ये जो सेक्शन है ये आइसोसेलस भी है, आइसोसेलस राइट एंगल। इसका मतलब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों भी बराबर हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री के बराबर के ये एंगल्स भी हैं। अब एक रे ऑफ लाइट इस पर ट्रैवल करती हुई आती है और ऐसे, ये बोल रहे हैं कि इस रे का कुछ ऐसा पाथ हो जाना चाहिए। अब देखो ऐसा पाथ हो जाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटे,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ध्यान दो, ये एंगल 45 है और इन्होंने हमसे कहा ही हुआ है कि नॉर्मली एसी पर इंसिडेंट हुई है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 होगा और ये 45 है, तो इधर जो एंगल बन रहा होगा ये भी 45 डिग्री ही बन रहा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होनी चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दोनों तरफ में साइन ले लेता हूं, तो साइन 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी, यानी 1/√2 मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी को 1/n रख दें, इसका मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन √2। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वो √2 से बड़ा होना चाहिए इस तरह का डायग्राम के। ठीक है बच्चों, ओके। अब पार्ट 2 के डाउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट 2 से क्या क्या डाउट्स, अच्छा बिफोर वी मूव ऑन टू पार्ट 2, मेंस का मैं बात कर लेता हूँ। मेंस के कौन कौन से डाउट हैं भाई, या फिर पहले इसी का बात करना? आई हैव टू ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, तो लेट अस फर्स्ट फिनिश दिस वन। पार्ट 2 से क्या क्या डाउट्स हैं बच्चों, जल्दी जल्दी लिख दो तो एक बार मेरे को। B2, B4, B10, B13, B15। तो देखो, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। B2 देख लेते हैं सबसे पहले। देखो B2 में क्या बोल रहे हैं? A point object is kept between a plane mirror and a concave mirror facing each other। एक concave mirror है और एक plane mirror, and they are facing each other, right? और पॉइंट ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा हुआ है। मिरर्स के बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर। ऐसी मिरर्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटे, ठीक है। What should be the distance of object from the concave mirror so that after two successive reflections the final image is found on the object itself, considering first reflection from the concave mirror? पहला रिफ्लेक्शन अगर हम कॉनकेव मिरर से हो रहा है ऐसा माने, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, इसके लिए क्या करना होगा? तो देखो ध्यान दो, पहला रिफ्लेक्शन अगर कॉनकेव मिरर से हुआ तो दूसरा प्लेन मिरर से होगा। अब ध्यान दो कि कॉनकेव मिरर से यदि डिस्टेंस x है ऑब्जेक्ट की, तो कॉनकेव मिरर से 22.5 माइनस x हो जाएगी। अब क्या होगा देखो, ऑब्जेक्ट से रेज कॉनकेव मिरर पे गिरी और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होना चाहिए भाई? ये रेज ऐसे पीछे जाए, इस तरह से पीछे जाएंगे। और जब ये रेज इस तरह से पीछे जाएंगी तो क्या होगा? मतलब कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई I1 पर, I1 ने ऑब्जेक्ट का काम किया कॉनकेव मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए। I1 is
image of O formed by concave mirror और I1 जो है it acts as object for plane mirror। और हम क्या चाहते हैं कि प्लेन मिरर मस्ट फॉर्म इमेज एट O। प्लेन मिरर इमेज कहां पर बना दे बेटे, O पर। तो प्लेन मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह की हो जाए, तो इसका मतलब प्लेन मिरर ने इमेज कहां पर बना दी, ऑब्जेक्ट पर बना दी। अब ध्यान दो कि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब I1 की भी डिस्टेंस प्लेन मिरर से 22.5 माइनस एक्स आ जाएगी क्या? अगर ये 22.5 माइनस एक्स आती है तो I1 की कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस क्या आ गई, ये 22.5 माइनस एक्स में 22.5 और ऐड कर दें तो ये 45 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या लिख देंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v को क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस ऑफ 45 माइनस एक्स प्लस 1/u, u को कितना लिख देंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 1/f, वो हो जाएगा -10। राइट, तो माइनस माइनस सब जगह से हटा दो, 1/45 माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 1/10। तो x इंटू 45 माइनस एक्स, यहाँ से एलसीएम आ गया, तो x प्लस 45 माइनस एक्स इक्वल टू 1/10, ये ऐसा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 10 इज इक्वल टू x इंटू 45 माइनस एक्स, या 10 इज इक्वल टू 45x माइनस एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 10 इक्वल टू 450 कैसे होगा भाई, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 400, 450 आएगा भाई, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बी स्क्वायर मतलब 30 और 15, हाँ। x की क्या वैल्यू आ रही है भाई, 30 और 15, तो 30 तो हो नहीं सकता, 30 पर तो कैसे रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा भाई, 15 सेंटीमीटर ही इसका आंसर। ये बात समझ में आती है भाई, तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर।
और उसके बाद क्या डाउट था भाई? B2 के बाद था B4 में डाउट है क्या? B4 B4 में क्या बोल रहे हैं? A luminous point object is moving along the principal axis of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Concave mirror है. When the distance from the mirror is 20 centimeter, u कितना है? -20. तो velocity of object मतलब du by dt की क्या वैल्यू है बेटे? 4 centimeter per second. The velocity of image in the centimeter per second at that instant is. अरे बेटे तो बहुत आसान है. dv by dt is minus v square by u square into du by, और इमेज कहाँ पर बनेगी? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/20 माइनस 1/12. तो 60 एलसीएम आ जाएगा. अच्छा सॉरी, ये मैंने B5 बता दिया. ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करके ये सॉल्व कर सकते हो. B4 देख लो, B4 क्या है बच्चों? B4 के बारे में क्या स्थिति हमें दी गई है? दो स्फेरिकल मिरर है ना, एक कॉन्वेक्स है, लेफ्ट वाला कॉन्वेक्स है और राइट वाला कॉनकेव. और फोकल लेंथ कितनी कितनी दी हुई है भाई? 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ हमको, और ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स से 10 की दूरी पर है, कॉनकेव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर. टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट ऑन मिरर वन देन ऑन मिरर. इसमें मिरर वन किसको बोल रहे हैं भाई? कॉनकेव को मिरर वन बोल रहे हैं, कॉनकेव को मिरर टू बोल रहे हैं. तो मिरर वन की अगर बात कर लें तो 1/v प्लस 1/u, u को -30 रख देंगे इक्वल टू 1/f, दैट इज -20. फिर ये आएगा 1/30 माइनस 1/20, 60 है इसके आता है. 2 -3 कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -60. तो इसने कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया? माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u, मतलब -2 का मैग्निफिकेशन इसने प्रोड्यूस किया. ठीक है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है और दुगनी हाइट की बन रही है. उसके बाद ये जो इमेज बनी है वो कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट? अब ये जो 60 सेंटीमीटर आया है वो कॉनकेव मिरर से लेफ्ट में 60 सेंटीमीटर आया. 60 में से ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉन्वेक्स से डिस्टेंस मिलेगी 40, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा. तो 1/v प्लस 60 में से 40 गया तो 20, 1/u इक्वल टू 1/f. इसके लिए f को +10 ही रखें. तो इसके लिए जो इमेज की वैल्यू आएगी वो 1/10 माइनस 1/20, मतलब 1/20 ही आ जाएगी. V20 ही आ जाएगी. इसके लिए जब आप मैग्निफिकेशन अलग से पता लगाओगे तो वो आएगा माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u. व्हाट इज u? u इसके लिए था +20 ही था. तो इसके लिए मैग्निफिकेशन -1 आया. मतलब ये सिर्फ क्या करेगा कि जो इमेज इन्वर्ट हो चुकी थी उसको दोबारा इन्वर्ट कर देगा और साइज में कोई चेंज नहीं करेगा. तो m टोटल ओवरऑल मैग्निफिकेशन +2 आ गया.
ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना आ गया भाई, प्लस। ये बात समझ में आई क्या भाई सब लोगों को? अच्छा, और बोलो भाई, और क्या डाउट है? B4 हो गया है, C4, B13। देखो बेटे, B13 में हमको क्या बोल रहे हैं? I is the image of a point object O formed by spherical mirror, then which of the following statements is incorrect? Incorrect पूछा है। A में क्या बोल रहे हैं? If O and I on the same side of principal axis, then they have to be on opposite sides of the mirror। ये बात बिल्कुल सही है बेटे। देखो, O and I are on same side का मतलब क्या है? O and I on same side, that means B and U have same sign। That means magnification is minus B by U. And if V over UN say have same sign, this implies magnification is less than zero. That means inverted image. And what inverted image means is that if the object is above principal axis, image is below the principal axis। That means क्या है बेटे? A ऑप्शन तो करेक्ट। B ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो वो क्या बोल रहे हैं? If O and I are on opposite side of principal X, then they have to be same side on the mirror। This is also correct। O and I on opposite side of principal axis। ये यही वाला केस हो गया है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड पे है, तो ये एक्चुअली बी हो गया। दिस इज बी। ओ एंड आई आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेम साइड ऑफ ये हो गए। ए में क्या बोल रहे थे? ओ एंड आई आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ओ एंड आई आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ओ भी ऊपर है, आई भी ऊपर है। इस केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू होता है, और इसको ग्रेटर देन जीरो आने के लिए क्या होना पड़ेगा? V and U must have opposite signs, must have opposite signs। ठीक है, तो V and U का अपोजिट साइन इसमें होना पड़ेगा, तब जा करके। और अपोजिट साइन का मतलब क्या है? दैट इज एक मिरर के आगे है तो दूसरा मिरर के पीछे है, राइट? तो ऑफ कोर्स सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और डी तो सही है। उसके अलावा बी B14 और B16 में भी डाउट है। बेटा देखो, B14 तो सीधा ग्राफ है ना। ये तो अपन ने क्लास में बनाया था, 1/V वर्सेस 1/U का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है।
ये बेटे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हो जाएगा बेटे। B14 जो है, देखो इसमें क्या है, ये सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज वाला ही केस अपने को कंसिडर करना है, और डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो आप देखो कि जैसे 1/u जीरो कब होगा, जब u एक्चुअल में इंफिनिटी हो जाए। जब u इंफिनिटी हो जाएगा तो फोकस पे इमेज बनेगी, तो 1/v की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से 1/v जीरो कब होगा, जब u फोकस पे हो जाए। तो ग्राफ इस तरह का ही होगा। यहाँ पर 1/u किसके बराबर है, 1/f। यहाँ पर 1/v किसके बराबर है, 1/। और रही बात B16 की, तो B16 वाला क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था बेटे। इसका आंसर सीधे सीधे एफ थीटा आ जाता है, वेयर थीटा इज एंगुलर डायमीटर इन रेडियन। तो 0.5 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा 0.5 इंटू पाई/180, ये थीटा हो जाएगा। और फोकल लेंथ 0.5 मीटर हमको दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू 0.5 पाई/180। ये आ जाएगा पाई/720 मीटर। ठीक है बेटे। अच्छा, सेक्शन सी में से C4 एक बच्चा पूछ रहा था। देखो बेटे, बात क्या है कि ऐसे मान लो अपने पास कई सारे मीडियम्स हैं जो कि पैरेलल बाउंड्री से एक दूसरे से सेपरेटेड। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटे, देखो रे जो है वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो करके चलती। ध्यान दो, इधर एंगल अगर θ1 बन रहा है, यहाँ पर θ2 बन रहा है, तो ये एंगल फिर से θ2। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ क्या, ऐसा। ये सब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम मैंने बनाए हैं, N1, N2, N3, N4, N5। See, I'm trying to explain question number C। तो जब हम पहली वाली बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो मेरे को मिलेगा N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। जब सेकंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए मैं लॉ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, N2 sin θ2 इज इक्वल टू N3 sin θ। जब मैं अगली बाउंड्री पर लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, N3 sin θ3 इज इक्वल टू N4 sin θ। राइट। और फिर अगली बारी पर लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, N4 sin θ4 इज इक्वल टू N5 sin θ।
इसका मतलब ये सारे के सारे वैल्यूज बराबर ही हो गई ना. व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट दिस दैट n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 is equal to n3 sin theta 3 equal to n4 sin theta 4 equal to n5 sin theta. Now what is the advantage of this is that, see, I want to determine the value of theta 5 and I do not know the values of n1, n2, n3, n4. I know theta 1, I know n1, I know n5 and I want to determine theta 5. So what I can do is मैं n1 sin theta 1 को सीधा n5 sin theta 5 के इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं? What I can directly do is I can do this thing. n1 sin theta 1 is equal to n5 sin theta. So even if I do not know refractive indices of these mediums which are coming in between, I can directly tell what is going to be the angle of traveling in some medium number 5. ऐसा मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है. when ऐसा कब कर सकते हैं? when these boundaries are parallel, right? ये सारी की सारी बाउंड्री पैरेलल होनी चाहिए ताकि जो इन पे नॉर्मल्स बने, ये नॉर्मल्स भी एक दूसरे के पैरेलल बने. अब देखो, ये C4 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो C4 क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग विद y कोऑर्डिनेट. किस तरह से वेरी कर रहा है वो? k y की पावर 3/2 प्लस 1 और पूरे का पावर 1/2. इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है. आप दूसरा स्लाइड देख लो भाई. अब देखो, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई प्लेन में लेट्स से अपन y की कुछ वैल्यू लेते हैं, तो एज लॉन्ग एज मैं y कोऑर्डिनेट को सेम रख रहा हूँ, इस पूरी लाइन पर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को मिलेगा. लेकिन जैसे ही मैंने y कोऑर्डिनेट को थोड़ा चेंज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा. फिर y कोऑर्डिनेट को बढ़ाया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ जाएगा. तो धीरे धीरे क्या है, y कोऑर्डिनेट को बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट को कम करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है. ऐसा हो रहा है, ठीक है. तो क्या इस मीडियम को भी मैं ऐसा ही मान सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा मीडियम है कि जिसमें पैरेलल बाउंड्री से कई सारे अलग अलग मीडियम सेपरेटेड, ठीक है. बस डिफरेंस क्या है कि किसी भी एक मीडियम की विड्थ ज्यादा नहीं है ना. एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस dy डिस्टेंस तक ही कंटिन्यू होता है, फिर चेंज होता जाता है.
बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें एक बात ये दी हुई है कि यहाँ पर एयर है और कुछ 1 मीटर दूर जाने के बाद वापस से क्या हो जाती है, फिर से एयर आ जाती है। और ये हमको बोल रहे हैं कि एक लाइट रे यहाँ पर किसी एंगल पे एंटर करती है, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। तो देखो अब ये रे का क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये रे धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो इसका पाथ पूरा कंटिन्यूअसली शिफ्ट होती जाएगी, कंटिन्यूअस तरह का पाथ इसका मिल जाएगा, कर्व्ड पाथ मिल जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि जब ये वापस एयर में आएगी तो डेविएशन कितना होगा। देखो मान लेते हैं कि ये किसी थीटा एंगल पर एयर में जाती है। अब देखो बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेरे को मतलब नहीं है, व्हाट आई कैन डायरेक्टली डू इज सीधा इन दोनों को लेकर के मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। तो यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 into sin θ is equal to 1 into sin θ dash, that means θ dash is equal to right। इसका मतलब क्या आ गया, नो डेविएशन एट ऑल, कोई डेविएशन नहीं होगा। और बोलो भाई, और इसके बाद क्या डाउट है। अभी मैं मेंस की शीट में से डाउट बता। हाँ बच्चों, मेंस की शीट वाले डाउट पूछ लो, कौन कौन से डाउट हैं, एक बार फिर से बता दो बेटे। मेंस पार्ट 2 का C2। ओके, पार्ट 1 में से कोई डाउट नहीं है क्या। बेटे अगर एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रहा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप क्या है, बाउंड्री को वाई एक्सिस के पैरेलल मान लें। और बाउंड्री वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। हाँ बेटे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी लाइट एंटर करे, ठीक है, तो सेम ही रहेगा भाई। अच्छा बेटे, मेंस का पार्ट 2 का C2, ये कौन सा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक, ये वाला क्या।
तो कौन सा है भाई? फिर कौन सा क्वेश्चन आ गया है? Given that velocity of light in quartz is इतना and velocity of light in glycerine is इतना, ये वाला ना? ओके okay. तो हमको क्या करना है, शिफ्ट पता करना है बेटे। तो कैसे पता करेंगे इसको? देखो ये एक तरीके से पैरेलल स्लैब वाला ही क्वेश्चन हो गया हमारे सामने। यहाँ है ग्लिसरीन, यहाँ भी है ग्लिसरीन, यहाँ है क्वार्ट्ज। तो इसमें शिफ्ट को आप क्या लिखोगे? शिफ्ट इज 18 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 by refractive index of quartz divided by refractive index of glycerin। और इन दोनों का जो रेशो आएगा, ये n ग्लास अपॉन n क्वार्ट्स को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी का उल्टा रेशो लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इन क्वार्ट्स अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ऐसा आ जाएगा। तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 by what is velocity in quartz, that is 1.5 into 10 की पावर 8 and it is 9/4। तो 18 सेंटीमीटर into 1 - 3/2/4। तो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटे, समझ में आया ये? ओके। और बोलो भाई, और क्या डाउट है? ठीक है बच्चों। अच्छा, मेरे को पिछली क्लास में किसी बच्चे ने एक ये भी पूछा था कि सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज इट इजी टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट? ठीक है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था। देखो बात क्या है बेटे, जब आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो लेट्स से इट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, और आप उसको या तो ऐसे पुश करोगे या ऐसे पुश करोगे, राइट? और जब पुल कर रहे हो आप उसको, तो कैसे पुल करोगे? या तो ऐसे पुल करोगे या इस तरह से पुल करोगे।
अब देखो अगर सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे, अगर पुल और पुश करते समय फोर्स सरफेस के पैरेलल लगा रहे, तब तो क्या है, इट इज सेम, राइट। तो ये जो मैंने जो टिक लगाया हुआ है, इन दो केसेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको तो अपन हटा देते हैं। लेकिन क्या है, जब मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आ जाता है, जो कि नॉर्मल फोर्स को थोड़ा सा कम कर देगा, एन डिक्रीज। और क्योंकि एन डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो डिक्रीज। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी जो है वो कम हो जाए। अपवर्ड इंक्लाइन पुश नहीं लगा सकते, अच्छा इस तरह से ऐसे लगाने लगता है। हाँ, ऐसे लगा दोगे तो फिर तो देखो ये और ये एक ही बात हो गई, फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो व्हेन दे से दैट वी आर पुशिंग इट, what they actually mean is that you are doing it like this, है ना, which is the normal case, generally push ऐसे ही करता है। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चन किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था क्या, जो मेरे को डिस्कस करना चाहते हैं? हाँ तो एक बार मेरे को दोबारा भेजो बेटे, मेरे को तो पता नहीं लग रहा है तुमने कौन सा क्वेश्चन भेजा था। You could send that question again. I received one question just now. Okay, so the question is like this, कि ये हमारे पास इस तरह के दो मिरर्स हैं, प्लेन सरफेस पर और इंक्लाइन सरफेस पे, तो उसका भी यही रीजन होगा ना। यस, यस बेटे, क्या होगा, इंक्लाइन सरफेस पे नॉर्मल कम हो जाता है ना, तो वहां पर स्लाइड करवाना इजी होता है। देखो, ये हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक रे इस प्रकार से इंसिडेंट हुई थी इस पर, ठीक है, और ये रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती थी, और फिर यहाँ से फिर से कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये एंगल जो है वो पहले हमें 45 डिग्रीज दिया हुआ था, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और इधर भी 45 डिग्री के आ जाता है। ये स्थिति पूरी की पूरी स्थिति। अब ये बोल रहे हैं कि राइट एंगल मिरर असेंबली इज रोटेटेड सच दैट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 60 डिग्री। ऐसे रोटेट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब इसको अपन ने 15 डिग्री से इधर रोटेट कर दिया होगा, तभी तो नॉर्मल 15 डिग्री
ऐसे रोटेट हो गई और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गई। अब ये 15 डिग्री ऐसे रोटेट हुआ है तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, पूरा एक असेंबली है, तो ये भी 15 डिग्री इधर रोटेट हुआ होगा, ये 15 डिग्री इधर रोटेट होगा, तो यहाँ की नॉर्मल भी 15 डिग्री इधर रोटेट हो जाएगी। अब देखो हमें एक चीज पता है कि अगर मैंने मिरर को 15 डिग्री रोटेट कर दिया, देखो इस वाली रे को फिक्स रखा है, इस रे को फिक्स रखा है, तो ये वाली जो रे है ये 15 डिग्री 30 डिग्री मिरर की डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इधर 30 डिग्री रोटेट हो जाएगी। राइट, ठीक है, ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज। अब ये वाली रे 30 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट हो गई और मिरर 15 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तो मिरर के 15 डिग्री रोटेट होने की वजह से मिरर के 15 डिग्री रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ये रे 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जानी चाहिए, और जो इंसिडेंट रे है उसके 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने की वजह से इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इमर्जेंट रे will remain parallel to original direction। इसका आंसर तो डी ही आ जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। क्या आंसर दिया हुआ है बेटा इसका? लॉजिक समझ में आया तुमको? देखो क्या है, अगर हम मिरर को फिक्स रखें और इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी ना, ये इधर आ जाएगी, तो ये वाली रे ऐसे हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंसिडेंट रे फॉर मिरर टू, ये जो रे है, दिस रे इज इंसिडेंट रे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, और मिरर को 15 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट किया, तो मिरर की वजह से भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट हो, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन इमर्जेंट रे का 0 हो, इसलिए आंसर इसका डी है। अच्छा क्वेश्चन, समझ में आई बात बेटे? If we calculate using 60 degree, what 60 degree? Angle of new angle of incidence has 60 degree। हाँ देखो उससे भी आंसर आ जाना चाहिए, देखो कैसे। अच्छा अभी देखो, जो हमारा ओरिजिनल अरेंजमेंट था उसमें एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री आ रहा था। इन ओरिजिनल अरेंजमेंट एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन वाज 180 डिग्री, राइट। तो अब हम नए अरेंजमेंट में एंगल ऑफ डेविएशन पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले मिरर ने कितना डेविएशन किया, 180 माइनस 2i, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया है, तो 60 डिग्री का डेविएशन किया इसने,
और किस डायरेक्शन में डेविएशन किया, वही मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन। ठीक है, अब मिरर टू की अगर हम बात करें तो मिरर टू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया है बेटे? मिरर टू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अब 15 डिग्री हो गया है, तो उसने कितना डेविएशन किया है? 180 माइनस 2i, दैट इज कितना? 180 माइनस, फॉर मिरर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बेटे? थर्टी डिग्री होगा क्या? हम्म, 30 डिग्री आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60, मतलब 120 डिग्री। और ये भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो टोटल डेविएशन अभी भी 180 डिग्री आ रहा है, टोटल डेविएशन इज स्टिल 180 डिग्री। तो ठीक है, ओके बच्चों, तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। श्योर, अब आज के नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा नोट्स, है ना बेटा?